हैंडराइटिंग से सबसे पहले क्या पता चलता है, किसी का कॉन्फिडेंस या किसी का फेयर? सो गिरीश जी, हैंडराइटिंग से दोनों ही चीज़ें इक्वली पता लगती हैं कि कोई आदमी कितना कॉन्फिडेंस है या किस चीज़ों से फियरफुल है। लाइक किसी को हाइट से फियर है, किसी को डॉग से फियर है, या किसी को वाटर फोबिया है, तो ये चीज़ें भी हैंडराइटिंग से पता लगती हैं। वो सिग्नेचर मिस्टेक क्या है जो आम तौर पे लोग करते हैं? सबसे पहली मिस्टेक तो जो लोग करते हैं ना, अपने नेम को पूरा शॉर्टकट में लिखना शुरू कर देते हैं। दिस इज द वर्स्ट सिग्नेचर मिस्टेक, क्योंकि अपने नाम को जब आप छोटा कर देते हो, मतलब आप अपनी आइडेंटिटी को छोटा कर रहे हो। मनी ब्लॉक का साइन क्या है हैंडराइटिंग के अंदर? तो सिग्नेचर में अगर मैं बात करूं कि कहां से मनी ब्लॉकेजेस आ सकती हैं, तो सिग्नेचर अगर इलीजिबल है तो वहां पे मनी ब्लॉकेजेस और इन्वेस्टमेंट जितनी भी आप करते हो, तो वहां पे सब इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी नहीं होंगी, आपको डी ग्रोथ ही देंगी वो इन्वेस्टमेंट्स। सक्सेस के लिए क्या पेन का कलर मैटर करता है? बिल्कुल। लाइफ हमारी पूरी कलरफुल है, तो अगर जो भी कलर आप चूज करते हो, चाहे आप रेड कलर चूज करते हो, ब्लू कलर यूज करते हो, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर आज बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ग्रीन कलर से लिखो तो आपकी प्रॉस्पेरिटी आएगी। ऐसा नहीं होता। जितने लोग ग्रीन कलर से लिखते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शक्की हो जाते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा शक करते हैं फिर। तो ब्लू कलर वाले लोग रूल्स को फॉलो करते हैं। दैट इज वाई वी कॉल्ड इज एन अ ब्लू कॉलर जॉब, क्योंकि जहां पे हर एक रूल्स को फॉलो करना होता है। ब्लैक कलर में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी आती है, बट ब्लैक कलर के साथ अगर लिखते हो बहुत ज़्यादा आप, तो आपके पेट के इश्यूज भी आते हैं। और रेड कलर टीचर्स का कलर होता है। मेरे को हमेशा डांट पड़ती थी जब जीरो मिलते थे तो रेड कलर से मिलते थे। आज आज भी याद है कि रेड कलर हमेशा डेंजर का कलर माना जाता है। बट जो लोग रेड कलर से लिखते हैं वो दूसरों की गलतियां बहुत निकालते हैं और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं हर चीज़ के लिए। तो ऐसे हर एक कलर का पेन का इंक आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। रिलेशनशिप का रेड फ्लैग क्या है हैंडराइटिंग में? तो हैंडराइटिंग में ना ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं गिरीश जी, जहाँ पे हम रिलेशनशिप किस लेवल पे चल रहा है, ट्रस्ट लेवल कितना है, आपकी आपस में बॉन्डिंग कितनी है, तो उस पर हम वर्क कर सकते हैं। और जैसे ही अगर सिग्नेचर में हस्बैंड या वाइफ के सिग्नेचर में सरनेम ड्रॉप हो जाते हैं, तो वहाँ पे उनके रिलेशनशिप उतने मेच्योर नहीं हो पाते, स्पेशली वाइफ के लिए। क्योंकि वाइफ के लिए सरनेम क्या है, हस्बैंड की एक एक्सटेंडेड फैमिली वो एक्सटेंड कर रही है। बट द मोमेंट अ लेडी सरनेम को ड्रॉप कर देते हैं, तो वहां पे रिलेशनशिप इश्यूज होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे ही बहुत सारे ट्रेड्स हैं। जब हम बात करते हैं लेटर एस की बात करें, लेटर टी की, लेटर एफ की बात करें, तो वहां पे वो ट्रेड्स देखे जाते हैं जहां पे ट्रस्ट का इशू आता है, रिलेशनशिप का इश्यूज आते हैं। लेफ्ट हैंड से जो लोग लिखते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ये मिथ है या फैक्ट है? देखो, यूजुअली तो वी आर राइट हैंडेड, मैक्सिमम पॉपुलेशन आर इनटू द राइट हैंडेड। तो जो राइट हैंड है वो आपके लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करती है, और जो दूसरे लोग जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं वो राइट ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। तो जो राइट ब्रेन होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है। दैट इज़ वाई कि हम लोग मानते हैं कि जो लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, एंड इट्स अ फैक्ट एक्चुअली। एक हैबिट जो प्रोफेशनल्स को इमीडिएट चेंज कर लेनी चाहिए? इमीडिएटली जो एक चीज प्रोफेशनल को और जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं सबको चेंज करनी चाहिए, वो ये है, अपने लिए लिखना शुरू करो। चाहे दिन का एक पेज लिखो, बट अपने लिए लिखना शुरू करो। इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस लेवल 40% रिड्यूस होगा। एंड इट इज डॉक्यूमेंटेड ड्रिवन बाय द डाटा साइंसेस, कि जहां पे अगर आप डेली अपने लिए एक पेज लिखते हो, डजेंट मैटर कि आप क्या लिख रहे हो, चाहे ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख रहे हो, आप डेली का अपना शेड्यूल लिख रहे हो, तो वहां पे आपका स्ट्रेस फैक्टर 40% डिक्रीज हो जाता है और आपकी प्लानिंग 20% इंक्रीज हो जाती है। ओह, आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट की है अपने गेस्ट से कि वो मुझे एक कूपन कोड देंगे, और मेरी ऑडियंस में से पहले 15 लोगों को वो फ्री एनालिसिस देंगे सिग्नेचर और हैंड राइटिंग के ऊपर में, जिससे आपको हेल्प मिल सकती है अपने लाइफ में, अपने कैरियर में, अपने रिलेशनशिप में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो स्टे ट्यून विद मी और ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वो कूपन कोड यूज़ कीजिए और फर्स्ट 15 लोग बनिए फ्री कंसल्टेशन के लिए। अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी हैंड राइटिंग और आपके सिग्नेचर से आपका फ्यूचर, आपका कैरियर, आपका जॉब डिफाइन हो सकता है, पता चल सकता है, तो आप यकीन मानेंगे? नहीं ना? मुझे भी नहीं आता था। मुझे भी यकीन नहीं आता था कि ये सारी चीज़ें आपके हैंड राइटिंग और आपके सिग्नेचर से पता की जा सकती हैं।
इसीलिए आज मेरे साथ हैं मेरे गेस्ट जो ग्राफोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों को कंसल्टेंसी दी है इन्हीं चीज़ों की कि आप अपने सिग्नेचर ठीक कीजिए, आप अपनी हैंड राइटिंग ठीक कीजिए तो आपका फ्यूचर और आपका कैरियर, आपका जॉब, आपका रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। आज हमारे साथ हैं भरपूर सिंह जी। मैं उनका स्वागत करता हूं आज के हमारे पॉडकास्ट में, जहां पर बहुत सारे मिथ्स और फैक्ट्स के बीच में हम बात करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ग्राफोलॉजी होता क्या है? क्योंकि जब आपसे डिस्कशन हो रहा था हमारे इस सेशन के लिए और आपने अपनी प्रोफाइल बताई तो मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना और फर्स्ट टाइम ही पढ़ा। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे हमारी ऑडियंस होंगे जिनको ये सब्जेक्ट पहली बार ही पता हो, सुना होगा हमसे। तो प्लीज़ हमें अगर इसके बारे में डिटेल में बताएं। तो ग्राफोलॉजी को अगर मैं समझाना चाहूँ तो ग्राफोलॉजी दो पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड करें, ग्राफ प्लस लॉजी। तो ग्राफ जो होते हैं आपके लूप, लाइंस एंड कर्व्स होते हैं, जो कि आपकी हैंडराइटिंग में, आपके सिग्नेचर में, आपकी ड्राइंग में और बिजनेस लोगोज में हर जगह ग्राफ्स दिखते हैं। इवन दो हमारी बॉडी में भी, किसी का चेहरा गोल है, किसी का बॉडी पूरा स्ट्रेट होता है, तो दीज आर द ग्राफ्स। और उन सब की स्टडी को हम बोलते हैं ग्राफोलॉजी। मीन्स जो आपके सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, ड्राइंग और लोगो की जो स्टडी है उसको ग्राफोलॉजी बोला जाता है। ओके, यस। तो ये आई कहाँ से? मतलब इसके पीछे कोई साइंटिफिक फैक्ट है या फिर हम इसको ये बोलें कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पे, रील्स पे व्यूज गेन करने का कोई एक नया मेथड है? अंग्रेजी देखो, द मोमेंट ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, ह्यूमंस ने अपनी कम्युनिकेशन के पैटर्न ढूंढे। अगर हम स्टोन एज में वापस जाते हैं तो स्टोन एज में ह्यूमंस ने जो कम्युनिकेशन शुरू करा दैट इज थ्रू द ड्राइंग्स। उन्होंने केव्स के अंदर कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट करा, कुछ ड्राइंग्स बनाने स्टार्ट करे। तो हमारा माइंड उस एजिस में से ट्रेंड है कि आप किसी एक पर्टिकुलर शेप को देख के क्या रिसीव कर रहे हो। तो वहाँ से हमारी कम्युनिकेशन और हमारा से वहाँ से स्क्रिप्ट डेवलप होना शुरू हुई। तो जैसे जैसे वो स्क्रिप्ट डेवलप हुई उसके ऊपर बाद में रिसर्चेस स्टार्ट हुई कि अगर ये स्क्रिप्ट आ रही है तो वो कौन से ब्रेन के पैटर्न को दर्शाती है। तो इसी ऊपर बहुत सारे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस सब्जेक्ट को सिखाते हैं। जैसे ब्रिटिश स्कूल्स ऑफ ग्राफोलॉजी है, कोलकाता स्कूल ऑफ ग्राफोलॉजी है, राजवैदिक साइंसेस का ग्राफोलॉजी है जिनसे मैं सीखा हूँ, मिस्टर सुधीर गोपे। तो उसके बाद मिस्टर मिलन राजौरे हैं। देयर आर न्यूमरस ऑफ पीपल जो इस इंस्टीट्यूट्स को रन करते हैं, जहाँ पे लोग इस चीज़ को सीख सकते हैं और कैसे पता लग सकता है कि किसी की हैंडराइटिंग से उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें डिकोड की जा सकती हैं। और अगर मैं फोरेंसिक की बात करूं तो फोरेंसिक्स में भी ये ग्राफोलॉजी का यूज होता है। कहाँ पे? अगर किसी ने फ्रॉड करा है तो क्या वो सिग्नेचर उसके सही है या गलत है, तो ये फोरेंसिक्स में भी यूज होता है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम भी ये चीज़ें यूज होती थी कि यहाँ पे कोई भी अगर इंफॉर्मेशन आई है, क्या वो सच्ची इंफॉर्मेशन है या वो झूठी इंफॉर्मेशन है। तो इट इज़ बैक्ड बाय द साइंस, इट इज़ नॉट फॉर द व्यूज। क्योंकि अगर कोई चीज़ व्यूज़ के लिए होती है तो वो सिर्फ 1 साल या 2 साल चलेगी, इतना लंबा समय नहीं चलती कोई भी चीज़। क्योंकि सर एक्चुअली मैंने ये पूछा इसलिए आपसे क्योंकि एस्ट्रोलॉजी लोगों ने सुना है, न्यूमरोलॉजी ये सुना हुआ है। मतलब हम इस टर्मिनोलॉजी में अभी पहली बार आए हैं या फिर मुझे लगता है कि हमारे लोगों को या ऑडियंस को अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो अगर सपोज मान लीजिए हम पहली बार भी किसी को ये चीज़ बताएंगे कि आपके हैंडराइटिंग से, आपके सिग्नेचर से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका प्रमोशन कब होगा या फिर आपका जॉब कैसी लगेगी या किस तरीके की कंपनी मिलेगी या आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, तो मुझे लगता है कि लोगों में इतनी जल्दी बिलीव नहीं आएगा। तो देखो गिरीश जी, इसमें क्या है, पहली चीज जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी की बात करी, अगर न्यूमरोलॉजी की भी मैं बात करूं तो ये 2000 के बाद ही शुरू हुई है न्यूमरोलॉजी। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी हजारों सालों से है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डाटाज, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स, बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। बट जैसे कि ये साइंसेस हैं तो अभी इनके ऊपर रिसर्च शुरू हुए हैं, ये विद द हेल्प ऑफ मीडिया, विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, तो ये अभी सामने आना शुरू हुई हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो लोग सीखेंगे इसको और ज़्यादा डेवलप होगी ये इस फील्ड। क्योंकि ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे पहले यूट्यूब को कोई प्रोफेशन नहीं मानता था,
बट आज की डेट में ब्लॉगर एज एन अ प्रोफेशन, आप कुकिंग कर रहे हो वो एज एन अ प्रोफेशन है, जबकि पहले ये प्रोफेशन नहीं होते थे। तो इसी तरीके से जैसे ये हैंड राइटिंग है, तो पहले ये प्रोफेशन नहीं था, बट मी एंड देयर आर मोर पीपल लाइक मी जो कि एज एन अ प्रोफेशनल इसको कर रहे हैं। बट विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया नाउ वी आर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल पीपल, जहाँ पे हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एंड थैंक्स टू यू जो इस चीज़ को अवेयरनेस लेवल पे लेके आ रहे हैं। मुझे लगता है सर कि इसके अवेयरनेस जरूरी है। जैसे आपने बताया कि इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे हम इसको अंधविश्वास की तरह ले रहे हैं या फिर किसी तांत्रिक वगैरह की उस तरीके के ब्लैक मैजिक टाइप ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट साइंटिफिकली ड्रिवन है। यस हाँ, तो साइंटिफिकली ड्रिवन में एक छोटे से फैक्ट्स के साथ और बताऊंगा आपको। अगर हम देखें कि अगर बच्चा कंसीव हुआ तो ब्रेन यूजुअली सेकंड मंथ के बाद डेवलप होना शुरू हो जाता है, कि बच्चे को पता लगना शुरू हो जाता है कि कौन सा सॉन्ग चल रहा है बाहर, उसकी सेंसेस डेवलप होती है। जहाँ पे हमारा गर्भ संस्कार बहुत पहले ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ है कि गर्भ संस्कार, बच्चा जब गर्भ में आ जाता है तो उसके आसपास का माहौल, अगर माँ के आसपास का माहौल पॉजिटिव होगा तो बच्चा हेल्दी होगा। तो हेल्दी क्यों होगा? क्योंकि बच्चे का माइंड सेट वैसा डेवलप हो रहा है। और एस्ट्रोलॉजी कब आती है? जब बच्चा डिलीवर होता है, तभी डेट ऑफ बर्थ बनी है, तभी टाइम ऑफ बर्थ बना है, तभी प्लेस ऑफ बर्थ बना है। बट ब्रेन का प्रोग्रामिंग कब से स्टार्ट हो गया? जब वो बच्चा गर्भ में है। इसीलिए अभिमन्यु ने जो चक्रव्यूह तोड़ा था वो गर्भ में ही सीख लिया था, तो वो ब्रेन उसका पहले ही डेवलप होना शुरू हो गया। तो जो आपकी हैंड राइटिंग है और जो आपके सिग्नेचर हैं, ये आपके माइंड सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कि जो कि इस जन्म में जब हमारी डिलीवरी हुई है, जब हम पैदा हुए हैं, उसके बाद जब हमने अक्वायर्ड करी हैं जो चीज़ें, जैसे पब्लिक स्पीकिंग है, हम सीखते हैं। कई लोग हैं जो बचपन से बहुत अच्छे होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं वो पिछले जन्म का लेके आते हैं, बट कई लोग हैं वो इस जन्म में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो ये एक्वायर्ड स्किल होते हैं। जैसे हैंड राइटिंग हमने सीखा तो दिस इज एन एक्वायर्ड स्किल। एक्वायर्ड स्किल क्या रहता है? जब आपका ब्रेन एक दूसरी चीज को ऑब्जर्व करता है, उसको देखा, उसने प्रोग्राम करा, उसको प्रोसेसिंग करा, देन वो आउटपुट आई। आपके ब्रेन ने कोई एक पर्टिकुलर शेप को ऑब्जर्व कर लिया, वो एक स्टोरी बन गई मेरे माइंड में। वो स्टोरी जब भी मैं बात करूंगा, या तो वो मेरे एक्शंस में आएगी, जहां वो मेरी हैंड राइटिंग में आएगी। तो इसीलिए ये हैंड राइटिंग इतनी पावरफुल है कि जो आपके ब्रेन के पैटर्न है, जो हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, हमारे ब्रेन्स के सेल्स जो होते हैं, जो एक दूसरे से दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जिसको मुन्ना भाई एमबीबीएस में बोला गया था केमिकल लोचा। तो ये केमिकल लोचा नहीं होता, ये एक्चुअल में केमिकल वो रिलीज करते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे से बात करता है। तो वो जो बात करते हैं, तो एक किसी मस्कुल लाइन चीज को, मस्कुलर को एक रिपोर्ट भेजते हैं, जहाँ एक मैसेज भेजते हैं कि तू ऐसा एक्ट कर। हम साइंस में बोलते हैं इनवॉलेंट्री एंड नॉन इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं वो हमारे कंट्रोल में होती हैं, इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हार्ट बीट है आपके कंट्रोल में नहीं है, वॉलेंट्री मूवमेंट जो मेरे कंट्रोल में है। तो हैंड राइटिंग इज अ वॉलेंट्री मूवमेंट जो आपका ब्रेन कंट्रोल कर सकता है। और अगर दूसरा फैक्ट बोलूं इसमें, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला जो सेंसेस डेवलप होता है दैट इज टच। उसको पता लगता है कि ये मेरे मम्मा ने उठाया है, ये मेरे पापा ने उठाया है, या किसी अननोन पर्सन ने उठा लिया। वो बच्चा रोने लग जाता है। और उसके बाद जो उसका मोटर सेंसर डेवलप होती है वो है क्रॉलिंग। जब उसके वो घूमता है, ऐसे क्रॉल करेगा, तो उसका मस्कुलाइन जब वॉलंटरी मूवमेंट स्टार्ट होती हैं। तो हैंड राइटिंग में ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आप जब पेन को पकड़ते हो, ये आपका स्पर्श आ गया, और जब पेपर पे लिखते हो वो आपका स्पर्श रहता है, और साथ में वॉलंटरी मूवमेंट्स रहती हैं। तो इसीलिए दोनों चीज़ों की इंपॉर्टेंट बहुत हो जाती है हैंड राइटिंग में, जब हम डिकोड करते हैं इसको। बहुत बढ़िया। मतलब कोई लव लेटर लिख रहा है तो वो भी पता चल जाएगा कि ये किस फीलिंग से लिखा है। हाँ वो अच्छा सही लिखा है या गलत लिखा है वो भी पता लगेगा, वो भी पता चल जाएगा। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। और अगर सपोज टीचर्स ने मार्क्स दिए, या फिर मैंने बोला कि मैं एग्जाम में लिख के आया, या मैंने किसी पेपर पे सिग्नेचर किए, तो मेरा क्या थॉट था उस टाइम पे, ये पता चल सकता है। बिल्कुल। अभी ना बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि जब हम ना बड़े रिलैक्स होते हैं तो हमारी हैंड राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल होती है, पर जब हम फास्ट फास्ट लिखते हैं तो हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती। वो क्यों? क्योंकि जब आप रिलैक्स्ड हो, आपका ब्रेन रिलैक्स्ड है, तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल आएगी। क्यों? क्योंकि आपके थॉट्स अच्छे हो रहे हैं, उस टाइम पीसफुल थॉट्स चल रहे हैं, आपके हर लेटर की क्लैरिटी आएगी।
बट द मोमेंट यू आर इनटू बहुत ज़्यादा एग्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर है कि जल्दी जल्दी, जैसे कॉलेजेस में क्या होता है, स्कूल्स में क्या होता है, हमें नोट्स निकालने हैं फटाफट फटाफट, तो एक प्रेशर बिल्डअप हुआ होता है कि मेरे से कुछ छूट ना जाए। तो बाद में वो ब्रेन के ऊपर प्रेशर रहने की वजह से वो सब कुछ जल्दबाजी में हम लिखते हैं, तो वो आपके प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है वो चीज़ें। तो जैसे आजकल स्कूल्स में जनरली हम देखते हैं वो कर्सिव राइटिंग लिखते हैं बच्चे, ये सब लिखते हैं, तो उसका भी कोई रिलेशन है? हाँ, तो कर्सिव राइटिंग या कैलीग्राफी की अगर बात करें तो दीज आर द जस्ट अ स्टाइल ऑफ द हैंड राइटिंग। अच्छा। बट जब हम उसको एनालिसिस पर्पस की बात करते हैं तो एनालिसिस पर्पस में हम देखते हैं कि वो किस तरीके से लिखा गया है, मतलब आपके हाथ की मूवमेंट, आपके रिस्ट की मूवमेंट कैसे जा रही है, उसके लेटर की बनावट कैसे हो रही है। अगर हम कैलीग्राफी की बात करें तो कैलीग्राफी में बहुत सारी ऐसी फॉर्मेशंस हैं जो कि आपके शुरुआती काम को डिले करती है, आपके काम के खत्म होने के प्रोसेस को बहुत डिले करती है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या होता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा चीटिंग टेंडेंसीज भी आती हैं। पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग फॉर्मेशंस हैं उस कैलीग्राफी में। अच्छा। कि जिसके साथ अगर वो रेगुलर कैलीग्राफी करते हैं तो उनके साथ लाइफ में बहुत ज़्यादा चीटिंग होगी। जितने भी कैलीग्राफर्स हैं जो प्रैक्टिस करते हैं उनका पेट हमेशा खराब रहता है, अपसेट रहता है। अच्छा। यस। तो जो भी कैलीग्राफर लिख रहे हैं अगर उनको ये है तो दे कैन डीएम। सर एक चीज और है, इसको कोई डॉक्टर देख रहा हो, यार मेडिकल प्रोफेशन वाले देख रहे हो तो माइंड ना करें, डॉक्टर्स बड़ा रफ लिखते हैं ऐसी गंदी सी राइटिंग में जो समझ ही नहीं आती, पढ़ी नहीं जाती है, तो उसको भी एनालाइज किया जा सकता है? यस, डेफिनेटली। हमारी लैंग्वेज में हम उसको इलीजिबल हैंडराइटिंग बोलते हैं। इलीजिबल हैंडराइटिंग मींस हैंडराइटिंग के ना 3 जोन्स होते हैं, अपर जोन, मिडल जोन एंड लोअर जोन। अभी आपको याद होगा गिरीश जी, जब हमने बचपन में लिखना शुरू करा था तो वो 4 लाइन वाली कॉपी होती थी। जो ऊपर की 2 लाइन होती हैं वो अपर जोन कहलाती हैं, जो बीच की 2 लाइंस का स्पेस होता है वो मिडल जोन होता है, उसके नीचे लोअर जोन होता है। तो जब वो डॉक्टर्स लिखते हैं ना तो उनकी हैंडराइटिंग के स्ट्रोक ना बहुत ज्यादा अपर जोन में होते हैं, मतलब उनका मिडल जोन नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उनको ना इंटेलिजेंस बहुत जल्दी समझ आती है। सो दैट इज वाई दे आर वेरी गुड विद फाइंडिंग द डिजीज सो क्विकली। उनको अगर नॉर्मल, उनको सबसे ज्यादा इरिटेशन तब होती है जब वो ना एक चीज समझा देते हैं, उसके बाद में जब दोबारा से पूछता है ना कोई तो उनको इरिटेशन होती है और उनके माइंड में ये चल रहा होता है यार इतनी सी सिंपल चीज है वो समझ नहीं पा रहा। बट वो एक्चुअली क्यों होता है, डॉक्टर्स का IQ बोल रहे हैं जहाँ हम इंटेलिजेंस लेवल वो हाई होता है, दैट इज वाई उनकी हैंडराइटिंग इलीजिबल में बहुत ज़्यादा जाती है। बट मैनी अ टाइम देयर आर डॉक्टर्स आई हैड सीन पर्सनली जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ब्यूटीफुल होती है, उनमें पेशेंस लेवल भी बहुत अच्छा है, बट जिनकी इलीजिबल हैंडराइटिंग हो जाती है वो पेशेंस लेवल की कमी होती है। और उनको मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि आप स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, बिकॉज आपके स्टॉक में हमेशा गिरावट ही आएगी जिसमें भी आप इन्वेस्ट करोगे। यस। मतलब हम हैंडराइटिंग से ये भी पता चला कर सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे फ्रूटफुल हो सकती है और कहाँ पे नहीं हो सकती है। कहाँ पे फ्रूटफुल हो सकती है, जहाँ का कहाँ पे नहीं ये नहीं बोल सकते, बट ये बोल सकते हैं कि हाँ अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाओगे तो आप इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल नहीं होगा आपका। ओके। राइट, बिकॉज जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो खुद ही, जैसे आजकल बहुत सारी एप्स हैं जहाँ पे खुद ही म्यूचुअल फंड्स ले लेते हैं, जब खुद ही इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उस केस में अगर आप खुद से करोगे तो आपके इन्वेस्टमेंट कभी फ्रूटफुल नहीं होगा अगर आपकी इलीजिबल सिग्नेचर्स या इलीजिबल हैंडराइटिंग है। इलीजिबल हैंडराइटिंग का मतलब है कि उसके अंदर पेशेंस की कमी है। पेशेंस की कमी है। तो वो जो कर्व आएगा मार्केट में वो उसको पेशेंस नहीं होगा उसके अंदर, वो मैनेज नहीं कर पाएगा उसको, तो उसको निगेटिव जाएगा वो। दिस इज क्या होता है, अभी जैसे पेशेंस की कमी है, मार्केट फ्लक्चुएट होना शुरू हो गया। अगर किसी के पास पेशेंस है वो तो आराम से बैठेगा ना, कोई बात नहीं मैंने 10 साल के लिए लगाया हुआ है, आराम से बैठे रहो, ठीक है। बट जिसके पास पेशेंस की कमी है ना वो क्या करेगा, मार्केट गिर रही है वो डरना शुरू हो जाएगा, फटाफट से बेच देगा या फटाफट से इन्वेस्ट कर लेगा। तो वो इम्पल्स होके या विदाउट लॉजिक वो इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके इलिजिबल सिग्नेचर हैं बट आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो ये सोच के इन्वेस्ट करो कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। अब मार्केट कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही है उस पर इम्पल्स होके आप डिसीजन ना लो। सर मुझे आपसे बात करके ना ऐसा लग रहा है कि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और साइंटिफिकली प्रूवन है,
तो अगर आप परमिशन दें, मैं आपकी वेबसाइट का लिंक और आपके कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डालूं। अगर मेरी ऑडियंस में से कोई इंटरेस्ट हो किसी को आपसे बात करने के लिए, तो वो आपसे कांटेक्ट करे। यस, फॉर श्योर गुरीश जी, बिकॉज मैं खुद चाहता हूँ कि लोगों को इस चीज़ का पता लगे कि हैंड राइटिंग या सिग्नेचर जो आप करते हो वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर लिखा गया कुछ नहीं है, वो एक्चुअल आपके ब्रेन के पैटर्न्स हैं, वो आपकी खुद की पर्सनैलिटी है जो आप लिख रहे हो वहां पे। वेरी ट्रू। एक चीज और है सर, कई लोग अपने जो सिग्नेचर है उसका जो फर्स्ट लेटर है बहुत बड़ा सा बनाते हैं, तो मतलब उसके पीछे भी हमारा कोई लॉजिक है, या फिर मतलब वो कि उनको पेन घुमाना ज्यादा पसंद है? नहीं, तो यहाँ पे ना हम जब भी सिग्नेचर को एनालिसिस करते हैं तो 3 रूल्स होते हैं हमारे। अगर हैंडराइटिंग का साइज फॉर एग्जांपल हम A मानते हैं और सिग्नेचर का साइज हम B मानते हैं, अगर हैंडराइटिंग का साइज कम है और सिग्नेचर बहुत बड़ा है जैसा अभी आपने बोला, तो ये लोग ना स्टेज के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, मतलब लोगों के सामने बहुत ज्यादा शो ऑफ करेंगे, यार मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, बोलने के लिए बहुत है। बट द मोमेंट जब वो 1-to-1 आएंगे तो वो उनका वो जो ऑरा है ना वो डिमिनिश हो जाता है वहां पे। अच्छा। यस। बट यहाँ पे एक हेल्दी होता है जहाँ पे सिग्नेचर और हैंडराइटिंग का साइज, अगर हैंडराइटिंग से आपका सिग्नेचर 2.5 या 3 गुना है तो वो एक हेल्दी ऑरा माना जाता है, वहां पे एक हेल्दी कॉन्फिडेंस माना जाता है। अगर उससे ऊपर चला जाता है तो ओवर कॉन्फिडेंस की निशानी होती है। वो लोग ना दूसरों को बताते हैं, तू सुनना, तेरे को नहीं पता, मैं बताता हूँ तेरे को, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस की निशानी होती है। हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एग्जैजरेशन, मतलब जो चीज नहीं है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑपोजिट इज द ट्रूथ। और इसको मैं एक और वे में बताता हूँ। आपने बहुत ज्यादा बार देखा होगा लोग ना नीचे अंडरस्कोर कर देते हैं। हाँ, करते हैं। अगर किसी का लेटर का नाम का साइज इतना है बट अंडरस्कोर उसने नाम से आगे और नाम से पीछे बहुत ज्यादा कर दिया, तो इट इज अगेन अ एग्जैजरेशन। वो दिखाएगा आदमी कि मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, आप मेरे पे कॉन्फिडेंस रख सकते हो जब मैं बहुत ज्यादा कन्विक्शन के साथ चीजें करता हूँ। बट एक्चुअली वो ऐसा नहीं होता, वो जो भी चीज आती है वो कर देता है फिर। ओ, मतलब कि विदाउट एनी एनालिसिस वो कर देता है चीजें। ग्रेट ग्रेट। तो मेरा कहने का मतलब मैं जो समझा हूँ आपकी बात से ये है कि हमें सिग्नेचर और हैंड राइटिंग दोनों को एनालाइज करके ये पता चल सकता है कि उसका फ्यूचर, उसकी इन्वेस्टमेंट, उसका कैरियर, उसका बिजनेस कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम इस चीज के बारे में अवेयरनेस इसीलिए अभी दे रहे हैं जहां हम आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि राइट नाउ आई एम द एज नियर टू 40 या हम 35-30 जो भी देख रहे होंगे वो कम से कम इस एज ग्रुप के तो मिनिमम होंगे। बट आज की डेट में हमें ये पता लग रहा है, बट जब हमने सिग्नेचर बनाना शुरू करे, क्या हमें उसे उस समय अगर ये चीज पता होती तो वो जो हमारा 20 साल 25 साल का स्ट्रगल था वो हमारा कम हो सकता था। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने भी पेरेंट्स ये चीज देख रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए एटलीस्ट कोई भी सिग्नेचर स्पेशलिस्ट है जो एनालिसिस करता है और सिग्नेचर बताता है कि इस वे से होने चाहिए आपके, तो उनसे जरूर कंसल्ट करें। क्यों? क्योंकि उससे बच्चे का माइंडसेट अच्छा होगा। नो मैटर बच्चा आपका डॉक्टरी कर रहा है, नो मैटर बच्चा आपका डिफेंस में जा रहा है, डजंट मैटर वो बिजनेस में जा रहा है, डजंट मैटर एट ऑल वो किस करियर में जा रहा है, बट वो उस करियर में क्या वो अपना 100% दे रहा है, ये उसकी हैंडराइटिंग उसको दे सकती है, ये उसका सिग्नेचर उसको हेल्प कर सकता है। अगर उसका सिग्नेचर उसकी राइट एज में मॉडिफाई हो जाए सो दैट वो बच्चा जो अगर 20 साल या 25 साल की स्ट्रगल के बाद एक एस्टेब्लिश होने वाला है, शायद वो उसके 20 साल बच सकते हैं। सर आपने बताया सिग्नेचर का, लेकिन मेरे माइंड में फिर एक क्वेश्चन आया है कि आज तो सिग्नेचर करता ही नहीं कोई। आज हर चीज के लिए एप्स आ गई हैं, नेट बैंकिंग आ गई है, चेक पे भी सिग्नेचर नहीं होते अब तो इनफैक्ट। तो वहां पे हम सिग्नेचर पे इतना जोर दें, ये चीज रिलीवेंस क्रिएट करती है? देखो गिरीश जी, जितना भी अभी टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं उतना हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है, उतने ही स्कैम्स बढ़ रहे हैं। पहले जब हम साइन करते थे जब स्कैम्स बहुत लिमिटेड होते थे, आज की डेट में स्कैम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं बिकॉज टेक्नोलॉजी, ऑल्दो साइबर सिक्योरिटी वाज देयर, एवरीथिंग इज देयर,
बट जब भी आप जितना टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होते हो ना, उतने आपके जो पर्सनल लोगों के साथ कनेक्शंस होते हैं वो बिल्डअप नहीं हो पाते उतने। जैसे आज की डेट में देखोगे ना, बहुत सारे जो आईटीएंस पीपल्स हैं जो आईटी फील्ड में हैं, दे आर मोर हैप्पी विद द लिव इन रिलेशनशिप, बट दे आर नॉट कमिटेड टू बाउंड विद ईच अदर फॉर द लॉन्गर ईयर। क्यों? क्योंकि वो जब आप सिग्नेचर या हैंड राइटिंग नहीं करते हो तो वो एक कमिटमेंट का लॉस होता है वहां पे। क्योंकि जितने गैजेट्स हैं, वो गैजेट क्या है, हर 6 महीने बाद अपडेट मांगता है, हर 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप फोन चेंज कर रहे हो, तो वो क्या है, एक अपडेशन की चीज आ रही है कि मैं इससे बोर हो रहा हूँ। तो लिविंग में वही कंसेप्ट चल रहा है, चलो 2 साल रह लिए, हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट आपके पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशंस पे भी आता है। और रही बात सिग्नेचर की, जब आप सिग्नेचर और हैंड राइटिंग खुद के लिए करते हो, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपकी प्लानिंग अच्छी होती है, आपकी नींद अच्छी आती है, सब कुछ। क्यों? क्योंकि वो आपके ब्रेन के जो आप आउटपुट चाहिए ब्रेन को, वो आप दे रहे हो उसको, आप वो इमोशंस रिलीज कर रहे हो वहां पे। अभी जैसे आप सेल्फ मास्टरी किसी भी वर्कशॉप में जाते हो, वो सबसे पहले क्या करवाते हैं, अपने गोल लिखो जी, अपना विजन लिखिए। क्यों लिखवाते हैं? वाई दे नॉट गिविंग यू आर ऐप के ऐप पे अपने गोल लिख दो? क्योंकि वो लिखवाते क्यों है, द मोमेंट व्हेन यू राइट, तो वो आपका कमिटमेंट लेवल आ जाता है वहां पे। अभी एक छोटी सी एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा इसको। एक बॉटल दीजिएगा प्लीज, वो दीजिएगा प्लीज। अभी जैसे ये खाली बॉटल है, इस पे कोई लेबल नहीं है, कोई भी लोगो नहीं है, इसमें पानी भरा हुआ है, क्या आप लोगे इसको? नहीं, मैं तो नहीं लूंगा। क्यों? पता नहीं कैसा है, किसका है। और अगर यहाँ पे अगर किसी का लोगो लगा हुआ है या लेबलिंग लगी हुई है, अगर मैं इसको आपको दूं तो आप एक्सेप्ट करोगे इसको? डेफिनेटली करूंगा। कोई अथॉरिटी बिल्ड हो रही है, मुझे पता चल रहा है कि हाँ किससे ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ। अथॉरिटी बिल्ड हो रही है। इसीलिए जब आप साइन करते हो कहीं पे, जब आप लिखते हो, तो वो आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है खुद के लिए। इसीलिए जब आप अपने गोल्स लिखते हो, जब अपने लिए खुद लिखते हो, वो एक अथॉरिटी बिल्ड होती है, आपका माइंड उसको परसीव करता है बहुत जल्दी कि यस, दिस इज माय कमिटमेंट। बट वो चीज एप्स में वहां पे नहीं पॉसिबिलिटी होती, जिसकी वजह से आज की डेट में जो भी कमिटमेंट के इश्यूज बोल लिए हम, या जो भी ट्रस्ट के इश्यूज बोले, वो सबसे ज्यादा हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज और है, इसी से निकल के आता है, अगर सपोज किसी के सिग्नेचर देख के मैं ये पता लगा सकता हूँ कि ये पर्सन पॉजिटिव है या निगेटिव एटीट्यूड का है। देखो, पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड तो मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, वो उसकी लाइफ में क्या चीजें पॉजिटिव चल रही हैं या क्या चीजें नेगेटिव चल रही हैं, वो पता लग सकता है। हाँ, एक चीज हम जरूर पता कर सकते हैं कि ये पर्सन, देखो, जो लोग ना बहुत ज्यादा सिग्नेचर्स में या हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा कटिंग करते हैं, तो वो लोग ना, मतलब एक थोड़ा सा नेगेटिव ऑरा जरूर होता है उनका, क्योंकि वो लोग खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते। उनको अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने में डर लगता है। क्योंकि जब हम लिखते हैं, हम काटते क्यों हैं? कई लोग सिंगल एक लाइन से काट देते हैं, बट देयर आर पीपल जो कोई भी लेटर अगर गलत लिखा गया, उसको पूरा हाइड कर देते हैं। तो वो क्या होता है, आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट माई मिस्टेक। मैं उसको रिवील नहीं करना चाहता कि मैंने क्या गलती करी थी। बट दोज पीपल आर लाइक के अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं, वो किसी से बात नहीं करते। तो देयर आर पीपल, एंड सिग्नेचर में कई लोग होते हैं जो अपने ही नाम को काट देते हैं, जिसको हम सेल्फ स्क्रैचिंग बोलते हैं। तो दीज पीपल आर नॉट जहाँ पे हम उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आई एम नॉट सेल्फ वर्दी, मैंने कुछ ना कुछ ऐसा करा हुआ है जिसके ऊपर मैं ही कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। अच्छा, यस। क्योंकि वो अपनी नाम क्या है, आपकी पर्सनैलिटी, आप उसको ही काट रहे हो। जब आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है, जब आपको खुद पे ऊपर ऐसी चीज नहीं है कि हाँ मैंने कुछ गलत करा हुआ है, देन लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? जब आपकी खुद की आंखों में आपकी खुद की पर्सनैलिटी डाउन है, तो वही एनर्जी आप दूसरों को दे रहे होगे ना। तो उसी से वो बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी जो रहती है, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप हो, उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। तो जो सिग्नेचर के जो फ्रीक्वेंसी है, उसी चीजों की फ्रीक्वेंसी आप अट्रैक्ट करोगे।
चाहे वो जॉब है, चाहे वो करियर है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं। ग्रेट ग्रेट। आपको खुद से ग्राफोलॉजी में कब बिलीव हुआ? कोई इंसिडेंट था लाइफ का, या फिर आपने भी पढ़ा कहीं पे और फिर पैशन पैदा हुआ? सो देखो, मैं चाहता हूँ इट्स अ डिवाइन ब्लेसिंग जो मेरे को मिला है, बट आई ऑल्सो गिव दिस क्रेडिट टू माई डॉटर ओनली, बिकॉज जब वो 6 महीने की थी तब आई यूज टू फॉलो लाइफ कोचेज एंड कुछ ना कुछ ऐसे सुनते रहते हैं, जैसे आप भी सुनते होगे यूट्यूब में या कुछ सुनते रहते हो, राइट? सो आई वॉज फॉलोइंग वन ऑफ द कोचेज देयर। तो वहाँ पे जिनसे मैंने सीखा ऐसे, वो मेंटर एज एन गेस्ट आए थे। तो वहाँ पे उन्होंने अपने वेबिनार के लिए पिच करा कि कम जो लोग हैंड राइटिंग या सिग्नेचर को सीखना चाहते हैं, और उन्होंने वहाँ पे एक लाइन बोला था कि कैसे हैंड राइटिंग आपके बच्चे के माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकती है, या कैसे हैंड राइटिंग यूज करके आपके बच्चे के माइंड को आप ट्रेन कर सकते हो। तो उस टाइम मेरे को था कि मेरी डॉटर 6 महीने की है, तो इसने अभी स्कूल जाना है, तो हाउ आई कैन हेल्प हर टू बी अ बेटर चाइल्ड, टू बी अ बेटर इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ हर स्कूलिंग। से जब भी उसने लिखना शुरू करना है तो उसका ब्रेन उस वे में ट्रेन होना शुरू हो जाएगा। By using that, I just go into that webinar and enroll into the basic course जो handwriting और ये signature analysis का होता है। तो वहाँ पे जब चीज़ें सीखना शुरू करी, वो जब सर वो बोल रहे थे कि अच्छा ये पेज का ऐसा मतलब होता है, जब आप लिखते हो इसका मतलब ये होता है, तो खुद की हैंडराइटिंग दिख रही थी कि अच्छा ये मैं कर रहा हूँ, ऐसा ही तो मैं हूँ। तो फिर उसके बाद लेवल 1, लेवल 2, देन ग्रैंड मास्टरी तक करा, जहाँ तक लोगों को देख के उनसे बात करके कैसी उनकी माइंड सेट है वो भी हम पढ़ सकते हैं। तो दिस इज एट दिस लेवल हैंड राइटिंग गोज। और हैंड राइटिंग यहाँ तक जाती है कि आपकी हैंड राइटिंग से कौन सा प्लेनेट आपका अच्छा चल रहा है लाइफ में, जहाँ कौन सा प्लेनेट आपको परेशान कर रहा है, वो भी पता लग जाता है हैंड राइटिंग में। तो इसीलिए मैंने वो धीरे धीरे सीखते गए। जैसे जैसे सीख रहे थे तो धीरे धीरे सबसे पहला तो बलि का बकरा हम ही बनते हैं। तो अगर सीखा है तो खुद पे ट्राई करा। जब खुद पे ट्राई करा तो आई वॉज इन टू द कॉर्पोरेट अर्लियर। तो कॉर्पोरेट में क्या होता है, तो सब कुछ कब कॉर्पोरेट में कभी खुश तो कोई बहुत कम लोग होते हैं। तो वो अपने पे अप्लाई करा, तो अपने पे प्रमोशन हो गई और बाद में वो पूरा 5 साल वो कंसिस्टेंसी रही एक आपकी परफॉर्मेंस में। तब लगा कि यार ये तो है, साथ में फ्रेंड्स को देना शुरू कर दिया रेमेडीज, देन उनको भी रिजल्ट आए, देन बाय गॉड ग्रेस तो फिर वो रेमेडीज करी जहाँ पे हम कॉर्पोरेट से बाहर निकल के मैं अपना बिजनेस कर लूँ। तो डिवाइन हैज़ ब्लेस्ड मी दैट एनवायरनमेंट, जहाँ पे वहाँ से निकल के मैं अपना पूरा एस्टेब्लिश करने में आज आपके सामने बैठा हूँ। ग्रेट ग्रेट। आपके खुद के नाम पे भी डबल लगे हुए हैं। मुझे लगता है वो एक्सपेरिमेंट आपने अपने ऊपर किया। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट अगर मैं बोलूँ तो वो मेरे न्यूमरोलॉजी लर्निंग का पार्ट है। बट जो मेरे सिग्नेचर का एक्सपेरिमेंट है वो मेरा सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि जब मैं सिग्नेचर करता था तो मेरे सिग्नेचर मेरे नेम के पहला अल्फ़ाबेट होता था और मेरा सरनेम होता था, वो भी मेरा ओवरलैपिंग में जाता था। तो उसके बाद जब मैंने सीखना शुरू करा तो मैंने अपने सिग्नेचर सबसे पहले मॉडिफाई करे। तो जब मैंने सिग्नेचर मॉडिफाई करे तो जीवन में ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो गई। मेरे को क्या करना है, मेरी डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी शुरू हो गई। क्योंकि हम सब की ना एक परेशानी होती है कि जब भी हम कोई रेमेडी करते हैं ना, चाहे कोई किसी के पास भी जाके कुछ भी लेके आता है, कंसल्टेशन ले ली, तो हम ना बहुत वास्ट एक आउटपुट की एक्सपेक्टेशन होती है हमें कि मैंने ये करी है तो मेरा अभी 360 डिग्री चेंज होना चाहिए। बट मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आप कुछ करते हो ना, तो इट इज़ नॉट अबाउट द हाउ मच वास्ट इट इज़। एक छोटा सा भी चेंज अगर आपकी लाइफ में आता है ना, तो उससे कितने रास्ते खुलने हैं आपको भी नहीं पता। बट बी विद दैट फ्लो। आई एम ब्लेस्ड विद माई डिवाइन के मेरे को डिवाइन ने उस फ्लो के साथ पकड़ के रखा, जिससे मैं आगे रास्ते कैसे कैसे खुल रहे थे वो मैं उसको एक्सेप्ट करता गया। मेंटर मेरे को वैसे मिलते गए, मेरे साथ में जो मेरे कलीग्स थे, मेरा पीयर ग्रुप था, वो वैसा ही जुड़ता गया, जो मेरे को हमेशा बोलते थे कि भरपूर वी हैव टू ग्रो। तो इसीलिए मेरी कंपनी का नाम भी फिर मैंने यही रखा, भरपूर ग्रोथ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे आया कि आपने सीखा, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, आपको लगता है आज की जो एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली मैं जेन जी की बात करूं, रील वाली जनरेशन जो है,
वो इन चीज़ों पे बिलीव करेगी कि उनके सिग्नेचर और हैंड राइटिंग से कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट है उनकी लाइफ का? अभी ना दिसंबर में आई एम बेसिकली बिलोंग्स टू लुधियाना, तो दिसंबर में वी आर इन लुधियाना एंड देयर वाज वन सेशन इज गोइंग ऑन, कॉमेडी का सेशन था। जस्ट मैं गया वहाँ पे, हमने देखा वहाँ पे ना एक जेंजी, जैसे आपने बोला, तो वो मिले, ही इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो मेरे को जो लेके गए थे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि ये भरपूर जी ये सिग्नेचर से हैं। तो उन्होंने अपने सिग्नेचर करे। जब मैंने उनके सिग्नेचर से बोला कि आप तो ये कर रहे हो, एंड ही वॉज लाइक शॉक्ड कि आपको कैसे पता लगा कि मैं यहीं पे अटका हुआ हूं अपने करियर में। तो द मोमेंट जब तक चीजें टेस्ट नहीं होती तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि चीजें मीठी हैं या कड़वाहट हैं। तो वो एक्सपीरियंस से ही आती हैं चीजें। हम जितना मर्जी बोलते रहें कि भाई ये चीज काम करेगी, बट काम उसी के लिए करती हैं जब वो एक्सपीरियंस करते हैं किसी चीज का। क्योंकि जब आप गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हो तभी आपको पता लगता है कि अंदर से इंटीरियर कैसा है, उसकी ड्राइविंग कैसी है। तो इसीलिए जब आप इसको फील करते हो, जब आप खुद एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू में मेरे सामने बैठते हो, तो पता लगता है कि हाँ ये चीज एक्चुअल में मेरी लाइफ में हो रही है। सर आपने जैसे बताया सारी चीज़ें, आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे जो लोगों को और बिलीव दिलाए, कॉन्फिडेंस आए कि हाँ सिग्नेचर और हैंड राइटिंग भी कुछ हो सकती है? ओके, सो मैं यहाँ पे कुछ इन सिग्नेचर्स के कुछ ट्रेड्स बताता हूँ, सो दे पीपल कैन चेक। लाइक अगर कोई भी कॉर्पोरेट पर्सन है जो भी इसको देख रहा है, या कोई बिजनेस में है जो मेरे सेशन को, हमारे पॉडकास्ट को देख रहा है, तो वहां पे अगर उनका सिग्नेचर का साइज छोटा है, मतलब 1 mm या 1.2 सेंटीमीटर के आसपास है, तो वो लोग अपनी लाइफ में जितना उनमें पोटेंशियल है वो उतना अभी तक अचीव ही नहीं कर पा रहे। डजंट मैटर वो 10 साल से हैं काम में, डजंट मैटर वो 15 साल से हैं काम में, जितना उनमें पोटेंशियल है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। और जो लोग एनसर्कल करते हैं सिग्नेचर को, वो अपने इमोशंस रिवील ही नहीं कर पाते लोगों को। वो एक्चुअली में क्या चाहते हैं, वो जहाँ एज एन अ पर्सन, एज एन अ गर्ल, एज एन अ बॉय वो कैसे हैं, वो दूसरों को दिखाई ही नहीं पाते। वहां पे उनके प्रमोशंस के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि प्रमोशन किसको मिलती है? जो आदमी अपने काम को दिखाता है। बट वो लोग दिखाई ही नहीं पाते इंस्पाइट ऑफ वो कितना भी काम कर रहे हैं। पर बाद में जब प्रमोशन का टाइम आता है, प्रमोशन किसी और को मिलती है और ये बाद में सर पकड़ के बैठते हैं, मैं तो इतना काम कर रहा हूँ, मैं तो इतना काम कर रही हूँ, मेरा तो ग्रोथ भी इतने % है, फिर भी मेरे को प्रमोशन नहीं मिला। दैट इज वाई इट्स नॉट हैपनिंग। और अगर आप अपने सिग्नेचर में, कई लोग अंडरस्कोर करते हैं, अंडरस्कोर को करने के बाद उसको अगर पीछे की तरफ लेके जा रहे हो, तो दीज पीपल आर एक्सीलेंट क्विटर्स। ये ऑन द स्पॉट आके ना बोलने वाले हैं। अच्छा, ये पहले प्लान कर लेंगे, बाद में बोलेंगे नहीं मेरे को नहीं करना। तो दिस इज एट दिस लेवल हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर विल मैनिफेस्ट इन द पर्सनल लाइफ। इसका कुछ प्रैक्टिकल है जो किसी के साथ अभी तक हुआ हो आपके क्लाइंटेल में, या किसी ने आपसे एक्सपर्ट सजेशन ली हो? देयर आर वेरियस क्लाइंट। अभी जैसे मैं अगर बात करूं तो आई हैड वन पर्सन जिसको अपना वीजा के लिए फंड्स नहीं मिल रहे थे उसको। तो उनको हमने एक अल्फाबेट और उनके सिग्नेचर्स में मैंने चेंजेस करवाए। 3 महीने उन्होंने प्रैक्टिस करे और उनका 4 या 5 महीने बाद वीजा लग के नाउ पर्सन इज सेटल इन अब्रॉड। और उसके बाद देर आर फ्यू कपल्स जो कि अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे थे, तो वहां पे उनके सिग्नेचर्स में और उनके हैंडराइटिंग में कुछ चेंजेस करे हमने। तो नाउ दोज पीपल आर ब्लेस्ड विद डॉटर्स एंड सन्स, एंड अप टू दिस लेवल दे सिग्नेचर से उनको हेल्प करा। फिर उसके बाद किसी का बैक पेन था, तो वो सिग्नेचर और हैंड राइटिंग की रेमेडी से हमने बैक पेन ठीक करे हुए हैं। मैंने नेक पेन मैंने ठीक करा हुआ है सिग्नेचर और हैंड राइटिंग की रेमेडी से। फिर उसके बाद स्टमक का इशू बहुत जल्दी क्लियर करते हैं हम लोग जस्ट विद द सिग्नेचर्स एंड हैंड राइटिंग रेमेडी। देन उसके बाद कई बच्चे आपको लगते हैं कि जो ना पहले के एग्जाम, जो मिड टर्म जैसे एग्जाम होते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, बट जैसे ही फाइनल एग्जाम होते हैं वहाँ पे प्रेशर की वजह से वो उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। 2 बच्चे थे जिनको मैंने सिर्फ एक अल्फाबेट चेंज करवाया उनकी डेली हैंडराइटिंग में। जो परफॉर्मेंस उनकी मिड टर्म में थी वही परफॉर्मेंस उनके फाइनल में आई फिर। अच्छा, यस।
तो एक चीज मुझे और बताइए सर, ऐसा तो नहीं कि जो हम कहें कि अगर लो कैटेगरी पीपल या मिडिल कैटेगरी पीपल जो हम कहते हैं लो इनकम ग्रुप, यहीं तक इस चीज को मानते हैं लोग, या फिर जो बड़े लोग हैं, मैं कहता हूँ जो बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर सेलिब्रिटीज हैं, ये लोग भी इन चीजों के ऊपर करते हैं विश्वास? मैं कहूंगा कि सबसे पहले वही लोग करते हैं। अच्छा, हम लोग तो फिर भी क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने देखा है कि कई स्टार हैं, उनका ओरिजिनल नेम कुछ और है लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए नाम कुछ और रख लिया। यस। या ऐसा कुछ होता है, इसके पीछे लॉजिक यही है? तो अभी एक छोटा सा मैं लॉजिक बताऊंगा यहाँ पे। लॉजिक तो वो तो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते, क्योंकि पर्दे के ऊपर उनको एक नया नाम और एक बेहतर नाम चाहिए होता है। बट एक चीज है, जैसे अभी आपने देखा होगा अंशुमन खुराना ने, अजय देवगन ने अपने लेटर्स के नेम में लेटर्स ड्रॉप करे हैं या ऐड कर देते हैं, वो न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट आ जाता है। जो लोग वो करते हैं, ठीक है, वो अपने घरों में वास्तुस करवाते हैं। देयर आर सेलिब्रिटी वास्तु पीपल आर देयर जो वो करते हैं बिलीव। अभी जैसे हम अमिताभ बच्चन के सिग्नेचर्स का एग्जांपल लेते हैं। अभी अगर आप अमिताभ बच्चन जी के सिग्नेचर्स देखोगे ना, तो पहले उनके सिग्नेचर कुछ और थे। द मोमेंट जब वो बैंकरप्सी में गए, वो उससे पहले के सिग्नेचर और उसके बाद के सिग्नेचर, जब वो अभी पूरा लाइमलाइट में और पूरा एक हम पूरा मिलेनियम का स्टार बोलते हैं हम उनको, तो अभी उनके सिग्नेचर बहुत अलग हैं। अच्छा, यस। मतलब कि वहां पे भी ये चीज चलती है क्योंकि उन लोगों ने कंसेप्ट को समझा हुआ है। हम लोग फिर भी आज में बहुत सारे लोग होंगे जो इस पॉडकास्ट को एक बार देखेंगे, उसके बाद शायद इसको रिसर्च भी ना करें। इसको देखा सुना, कान विलास हुआ उनका, बानी रस मिल गया, बस चले जाएंगे। बट देयर आर फ्यू पीपल जो इसके ऊपर एक्ट करेंगे, और जो एक्ट करते हैं उन्हीं को ही रिजल्ट मिलते हैं। यस। और मुझे लगता है सर, जैसे आपने सही बताया, अगर हम जो अभी हमारे बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग हैं, वहाँ से उनको इन चीज़ों को इम्प्रूव कराना शुरू करें, उनके सिग्नेचर को अभी से डिफाइन करें, उनकी हैंड राइटिंग को डिफाइन करना शुरू करें, तो हो सकता है उनके अंदर चेंजेस दिखने लगेंगे। बिल्कुल दिखेंगे, क्योंकि हैंड राइटिंग जैसे हमने शुरू में बोला कि वो उनके माइंडसेट से रिलेटेड है। दो ही चीजें होती हैं, या तो आप हैंड राइटिंग से माइंडसेट अच्छा कर लो, या अपनी माइंडसेट को ही अच्छा कर लो कि आपकी हैंड राइटिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाए। फिर वो कई बार फर्क भी नहीं पड़ता कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, बट आपका माइंडसेट अच्छा है तो सब कुछ अच्छे है। हैंडराइटिंग एक टूल है, एक व्हीकल है जो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो सफर है वो जल्दी ट्रेवल करने में हेल्प करता है। सो इट इज एक्ट एज एन कैटलिस्ट। जैसे हम लोग सफर करते हैं, कोई जहाज में सफर करता है, तो हमारा वो क्या है, इट्स अ कैटलिस्ट जो हमारी जर्नी को फास्ट कर रहा है। जर्नी तो हम सब ने करनी है। अगर बर्थ हुआ है तो डेथ आएगी, बट जो वो जर्नी है उसको हम फास्ट कर ले इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, तो उसके लिए ये टूल्स बने हुए हैं। ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर, हमने समझ लिया अभी कि हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की सिग्निफिकेंस क्या है लाइफ में। अब हो सकता है इस पॉडकास्ट में हमें हर एज ग्रुप के लोग देख रहे हों, तो इसमें एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि ह्यूमन लाइफ साइकिल में अगर मैं बोलूं तो कहाँ कहाँ किस किस स्टेज पे हमें ग्राफिकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है? तो ग्राफोलॉजी की अगर मैं ज़रूरत बोलूं तो लाइफ के हर स्टेज में पड़ती है, बट यूजुअली जो हम हैंडराइटिंग सैंपल को कंसिडरेबल मानते हैं, जहाँ पे हम एनालिसिस शुरू करते हैं, जहाँ हम किसी को रेमेडी देते हैं, दैट इज फ्रॉम द एज ऑफ 13 साल की उम्र के बाद। जब तक किसी भी लाइफ के पॉइंट पे आप हो, या जो भी इस देख रहे हो, तो उनको लगता है कि हाँ मेरे को आगे बढ़ना है, जो मेरे को इस पॉइंट ऑफ मूवमेंट पे ये चेंजेस करने हैं, वहां पे हैंडराइटिंग आपकी हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जांपल, किसी को अपने हेल्थ में अगर इश्यूज हैं, वहां पे हैंडराइटिंग काम कर सकती है। किसी को प्रमोशन नहीं मिल रहा, वहां पे हैंडराइटिंग सिग्नेचर काम कर सकते हैं। किसी को अपना बिजनेस शुरू करना है, वहां पे उसको एक किक नहीं मिल रहा कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, वहां पे सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग काम कर सकती है। एक होम मेकर है जिसको है कि मेरे को होम मेकर नहीं बनना, अभी मेरे को अपने सपने पूरे करने हैं, वहां पे उसको हेल्प कर सकती है। बच्चे हैं जिनको अपने करियर में आगे बढ़ना है, आगे ग्रोथ लेनी है, जो जॉब लोग कर रहे हैं तो उनको एक हार्मनी चाहिए अपने जॉब में, वहां पे हैंडराइटिंग सब मींस 360 डिग्री पे हैंडराइटिंग काम कर सकती है। ओके सर, 13 ईयर ही क्यों, मतलब उससे पहले क्यों नहीं हम शुरू कर सकते हैं? गिरीश जी, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट कि क्यों नहीं कर सकते। बिकॉज अगर मेरी पर्सनैलिटी है तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन बोथ। बिकॉज अगर किसी भी इंडिविजुअल का या किसी भी प्राणी का बर्थ हुआ है इस
लाइफ में या इस दुनिया के ऊपर, इस धरती के ऊपर, तो वो मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी से दोनों से मिलकर बना है। तो 0 से लेके 7 साल की जो एज ग्रुप होती है वहां पे हमारा फेमिनाइन इन्फ्लुएंस बहुत रहता है, मतलब मदर या मदर फिगर। व्हेन आई टॉक अबाउट मदर और मदर फिगर, इट इज डज नॉट अबाउट द जेंडर, इट्स अबाउट द फीलिंग्स। सो अगर 7 साल से 13 या 14 साल की अगर बात करें तो वहां पे मस्कुलाइन एनर्जीज बहुत काम करती हैं। देयर आर पीपल जो मेल होने के बावजूद बहुत ज्यादा फेमिनाइन होते हैं। अच्छा। देयर आर पीपल जो मेल फीमेनाइन बॉडी होने के बावजूद बहुत ज्यादा मेल वाली उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बिकॉज आपने बहुत सारे फीमेल एंटरप्रेन्योर्स देखे होंगे जो बोल्ड डिसीजन लेते हैं एज एन अ मेल, और बहुत सारे मेल्स होते हैं जो डिसीजन ही नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? बिकॉज वो 7 साल से जो 14 साल का एज ग्रुप होना था, वहां पे जो उनको फादर फिगर का सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। ओके। सो इसीलिए हम जो हैंडराइटिंग सैंपल भी लेते हैं वो 13 साल के या 14 साल के बाद का ही वैलिड मानते हैं उसको, क्योंकि मदर और फादर जब मेल और फीमेल एनर्जीज दोनों का इम्पैक्ट आपके माइंडसेट के ऊपर वहां पे दिखता है फिर उसके बाद। ओके। हमने बच्चों की बात करी, हमने जॉब सीकर्स की बात की, जो जॉब सर्च कर रहे प्रोफेशनल्स की बात की। अब हम करते हैं बिजनेस की। तो बिजनेस के लिए उनके सिग्नेचर क्या हो सकते हैं और उसका एनालिसिस कैसे हम करें? देखो, बिजनेस ओनर्स की अगर बात करें या एंटरप्रेन्योर्स की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस में सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है? रिस्क टेकर। अगर आदमी कोई रिस्क नहीं ले सकता वो तो बिजनेस नहीं कर सकता। तो सिग्नेचर में ऐसे ट्रेड्स होते हैं जहां पे क्या वो आदमी रिस्क ले सकता है, क्योंकि बिजनेस में भी देयर आर कैटेगरीज ऑफ बिजनेस। जैसे होते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता है कि जो सिर्फ लीड करके लेके जाता है, जो अथॉरिटी मार्केट में बिल्ड करके बिजनेस करता है। एक होता है कि जो जॉब वर्क करते हैं, मतलब उसने कुछ बोला, मैंने काम कर दिया और मैंने आगे डिलीवर कर दिया। तो वहां पे अलग अलग माइंडसेट के लोग होते हैं। अगर आप उस कैटेगरी में हो जहां पे आपको कोई चीज इनोवेट करनी है और आपको कोई अथॉरिटी मार्केट में बिल्ड करके फिर बिजनेस करना है, अगर वो उस तरीके के सिग्नेचर नहीं है तो वो नहीं कर पाओगे आप। जब उतना नेम और फेम नहीं मिल पाएगा आपको बिजनेस में। क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, आपके कैपिटल्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं। जो सिग्नेचर में सबसे पहली चीज होती है वो कैपिटल्स होते हैं। ओके। जितने अच्छे कैपिटल्स आपके सिग्नेचर में, उतना अच्छा आपका नेम एंड फेम, उतना अच्छा आप इनिशिएट कर पाओगे चीजों को। तो हमने बिजनेस में सिग्नेचर की बात की, लोगो कोई मैटर करता है? डेफिनेटली इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि लोगो भी क्या है, जैसा कि हमने इस पॉडकास्ट की जो शुरुआत करी थी वो यही थी कि जब ह्यूमन लाइफ इवॉल्व होना शुरू हुई तो उन्होंने ड्राइंग्स बनाना शुरू करी। तो उस जमाने से हमारा जो ब्रेन है वो ट्रेंड है इमेजेस को प्रोसेस करने में। तो लोगो क्या है? एक इमेज ही है। जैसे सिग्नेचर मेरी अथॉरिटी है, तो लोगो कंपनी की अथॉरिटी है जो हम पब्लिक को दिखा रहे हैं। वो आपका माइंडसेट है, आपकी कंपनी का माइंडसेट है, जिस तरीके से आप अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करने वाले हो मार्केट में। ओके। यस। तो लोगो देख के भी हम कंपनी की ग्रोथ और उसकी जो सक्सेस है या उसकी फेलियर है ये डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो लोगो देख के सब चीजें पता लग सकती हैं। जैसे सिग्नेचर देख के चीजें पता लग जाती हैं कि ये आदमी कैसा है, इसमें कहाँ कहाँ चैलेंजेस हैं या कहाँ कहाँ ये बेस्ट फुट फॉरवर्ड लेके आ रहा है। तो लोगो देख के भी चीजें पता लग सकती हैं कि उनके लोगो में कौन सा कलर है, कैसे उनके लोगो की शेप है। तो इससे कंपनी का माइंडसेट कैसा है और कंपनी को क्या चैलेंजेस या कैसे उसकी सक्सेस हो पाएगी, या क्या अभी वो कंपनी फेलियर की तरफ जा रही है, या उसमें क्या लॉसेस हो रहे हैं, वो सब कुछ लोगो, उनके विजिटिंग कार्ड, ये सब चीजों से पता लगता है। अच्छा, लोगो एंड विजिटिंग कार्ड बोथ? यस। ओके। लेकिन आज की डेट में तो लोग एआई से लोगो बना लेते हैं, विजिटिंग कार्ड भी एआई से बना रहे हैं। तो दैट इज अ वेरी आई कैन से ब्लेसिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड इट्स अ कर्स ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑल्सो। क्योंकि देखो, जैसे मेरे साथ 1-to-1 कॉल्स होती हैं लोगों के साथ, तो मैं पूछता हूँ लोगों की स्टोरी क्या है आपकी। पता नहीं जी, हमने तो एआई में डाला और बन गया। तो स्टोरी जब तक आपको पता ही नहीं है कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, बिजनेस ओनर की खुद की स्ट्रेंथ्स क्या है या खुद की उसकी वीकनेसेस क्या है, आपने ऐसे ही कुछ लोगो उठा लिया तो कैसे वो आपकी हार्मोनी देगा वहां पे।
क्योंकि जितने भी मैक्सिमम लोग अभी ये 60 या 70% लोगों ने लोगो बनाया है, अपनी कंपनी की आइडेंटिटी आइकन बनाया है। वो कैसे बनाया है? डिजाइनर को बोला, उन्होंने कुछ दिया, हमने अपने घर में पूछा, ये 3 डिजाइन मिले हैं जी, इसमें से कौन सा फाइनल करूं, मैंने चिपका दिया। बट वहां पे आपकी कंपनी का विजन क्या है, वहां पे आपकी खुद की आइडेंटिटी कहाँ है, वहां पे मेरा माइंडसेट एज अ बिजनेस ओनर कहाँ है, मैं 5 साल 10 साल बाद अपनी कंपनी को कहाँ देखता हूँ, वो लॉजिक कहाँ है। अगर मैं लोगों में देखूं, उसके अकॉर्डिंगली ही लोगों में कलर चूज होते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली ही उसका शेप आइडेंटिफाई होता है, देन उसका लोगो डिजाइन होता है। बहुत सारे लोग होंगे जिनको आज पहली बार ये पता चला, मुझे भी पहली बार पता चला, बिकॉज हमारे पास भी लोग आते हैं, कई लोग आते हैं, कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब करते हैं, हम विजिटिंग कार्ड देखते हैं उनके, तो बहुत सारा कलरफुल बना होता है। yes. तो कई लोगों को कलरफुल चीजें इसलिए अच्छी लगती हैं कि उनकी खुद की पसंद है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक कुछ नहीं है, जैसे आपने बताया। yes. कोई एग्जाम्पल देके अगर हम इसको और डिस्कस करें, लोगो वाला, तो अगर जैसे अभी कलरफुल की बात करी आपने, अगर लोगो या विजिटिंग कार्ड में बहुत ज्यादा कलर्स होते हैं, लाइक 3 से ज्यादा कलर हो जाते हैं, तो दोज पीपल आर वेरी मूडी। अच्छा, मतलब उनके डिसीजंस उनके मूड्स के हिसाब से होते हैं। तो अगर तो मूड है तो वो काम करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस लॉसेस होते हैं। क्योंकि बिजनेस मूड के ऊपर नहीं चलता, बिजनेस आपके डिसीजंस के ऊपर चलता है। अगर मूडी हो गया, आपने डिसीजन ले लिए, तो बिजनेस तो गया। फिर दूसरी चीज, अगर हम लोगोस की बात करें, तो अभी जैसे मैं अपनी बहुत सारे रील्स में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, जैसे महिंद्रा ने लोगो चेंज करा था अभी। महिंद्रा ने अभी जो लोगो चेंज करा था, इट्स लाइक ना बटरफ्लाई। हाँ, तो बटरफ्लाई जब भी लोगो में आती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी लोग अभी बटरफ्लाई डालना शुरू कर दो। तो बटरफ्लाई क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन रहा है। तो इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। तो महिंद्रा ने अभी जितना भी चीजें करी हैं, वो अपनी एक बेसिक चीज से वो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं वो इंडस्ट्री में। तो दैट इज वाई वो उनके थॉट प्रोसेस और उनके लोगों में दोनों में दिख रहा है, इसीलिए उनका सक्सेस बढ़ गया। इसीलिए जब भी लोगो अगर आपके इंटेंशन और आपके माइंडसेट के साथ मैच होता है, तब वो लोगो सक्सेसफुल होता है। जहां जिस तरीके का लोगो बना हुआ है, उस अकॉर्डिंगली आप काम करो तो वो, बट उस तरीके का काम पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, क्योंकि लोगो तो पता नहीं किस शेप में बने होते हैं। एंड देर आर वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ लोधा। इट्स अ मुंबई ग्रुप, मुंबई में बिजनेस बिल्डर का ग्रुप है। तो उनका लोगो अगर आप देखोगे ना, तो ग्रे और ब्लैक कलर में है। तो दे आर वेरी प्रीमियम, हाईली प्रीमियम, उनका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, वेरी फास्ट। तो वो उनके लोगोस में दिखती हैं चीजें। तो ये है। तो कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करे, बिजनेस स्टार्ट करे, या कोई भी एंटरप्रेन्योर है जो किसी भी तरीके से बिजनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको ये चीजें पहले माइंड में रखनी चाहिए। यस। मेरे एक क्लाइंट हैं, दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्विच गियर्स। तो उनका हमने लोगो करा। तो बाद में उन्होंने जैसे ही टेस्टिमोनियल दिया, तो उन्होंने एक चीज बोली कि हम लोग ना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना पैसा लगा देते हैं, हम अपनी मशीन्स के ऊपर इतना पैसा लगा देते हैं, अगर उसका 1% कॉस्ट भी हम इन चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे ना, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने कॉस्ट इन्वेस्ट करी है, वो सब कॉस्ट आपकी बच सकती है। क्यों? क्योंकि एक गलत चॉइस ऑफ कलर आपकी वो सारी इन्वेस्टमेंट को खराब कर सकता है। यहाँ पे एक और चीज बोलना चाहूंगा, कई लोग ना ट्रेडमार्क के लिए चले जाते हैं, ट्रेडमार्क करवा लिया, सब कुछ हो गया, बट उसके बाद वो लोगो चेक करने के लिए आते हैं कि हमारा ये आप चेक कर लो, हमने तो ट्रेडमार्क करवा लिया हुआ है। बट वो वहां पे मैच नहीं कर रहा होता, तो वो ट्रेडमार्क के पैसे भी गए, उनके डोमेन के पैसे भी गए, उनका सब चीजों के पैसे खत्म। बट जब हम कोई चीज आगे बोलते हैं कि इसको ये चेंज करना होगा, नहीं, हमने तो इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इट इज बेटर टू कंसल्ट फर्स्ट देन टू गो फॉरवर्ड। नहीं, बहुत सही बात। मुझे भी अभी ये चीज़ें ना कनेक्ट हो रही है मेरे साथ, बिकॉज हम लोग भी मार्केटिंग ट्रेड में हैं, तो काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं बिजनेस के लिए, कि कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, मार्केटिंग के लिए आते हैं। तो कभी किसी की तरफ से ये नहीं आया कि मतलब इस कलर थीम में या इस तरीके से या इस पैटर्न में बनना है लोगो, वो कभी नहीं आया।
तो अभी एक ना छोटी सी एग्जांपल है, जैसे मर्सिडीज है। मर्सिडीज अगर अपने ब्रोशर्स भी प्रिंट करवाती है ना, तो उन्होंने एक प्रॉपर गाइडलाइंस रहती है उनके ब्रांड की गाइडलाइंस कि यहाँ पे अगर मार्जिन छोड़ना है तो इतने % छोड़ना है, इतने सेंटीमीटर छोड़ना है, ये कलर टोन होनी चाहिए। दोज पीपल आर वेरी स्पेसिफिक विद देयर कलर्स कॉम्बिनेशंस बिकॉज दे नो व्हाट इज द वैल्यू। पेप्सी ने अभी मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करे थे जस्ट टू मेक अ लिटिल चेंज इन देयर लोगो। व्हाई दे आर स्पेंडिंग? उनके लिए ब्रांड आइडेंटिटी है, बट दे नो द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। आज आपसे बात करने के बाद ना ये सारी चीज़ें ऐसे खुल के पता चल रही हैं जैसे पहले कभी सोचा नहीं था इस बारे में और ना ही पता था। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि ये ऐसा नहीं है कि मैं पॉडकास्ट के लिए बोल रहा हूँ, बट दिस इज समथिंग विच आई एम नोइंग फर्स्ट टाइम, कि मुझे फर्स्ट टाइम पता चल रहा है। और जैसे आपने महिंद्रा का एग्जांपल बताया तो वो तो मैंने देखा हुआ है खुद से कि पहले क्या था, आज वेटिंग लिस्ट है गाड़ियों की, अगर आप जाएं तो वो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट है उन चीज़ों। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने पहले बात करी थी लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल कौन से बात करते हैं। अगर हम हाई प्रीमियम लोगों की बात करें ना, तो उनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा एक एक्सपोजर अवेलेबल है, तो उनको ये चीज़ें पता होती हैं, उनको पता होती हैं। बट जो मिडिल क्लास बोल रहे हैं या लोअर क्लास बोल रहे हैं, तो वो अपनी दिनचर्या से बाहर ही नहीं निकल पाता, तो उसको ये अवेयरनेस ही नहीं आ पाती। अवेयरनेस के अलावा मैं बोलूँगा कि वो खुद पे इन्वेस्ट करना नहीं जानते। हाँ, क्योंकि खुद पे इन्वेस्ट करना ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास की अगर बात करें, तो वो किसके लिए जीते हैं? वो दूसरों के लिए जीते हैं कि दूसरों को मैंने दिखाना है मेरी गाड़ी कैसी है, दूसरों को मैंने दिखाना है मेरा घर कैसा है, दूसरों को मैंने दिखाना है मेरे कपड़े कैसे हैं। अपने ऊपर कभी भी वो इन्वेस्ट नहीं करते, वो इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। इसीलिए मैंने बोला अगर आप डेली एक पेज अपने लिए लिखना शुरू कर दोगे ना, ये इन्वेस्टमेंट आपके अपने ऊपर होगी डेली की। बहुत बड़ी लर्निंग है, बहुत बड़ी लर्निंग है। बच्चों की बात होगी, प्रोफेशनल्स की बात होगी, कंपनी की बात होगी। अब आ जाते हैं रिलेशनशिप की, जहां हम आज की डेट में बोले कि बहुत फाइटिंग चलती है, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली हो या हस्बैंड वाइफ वाली हो या फिर मदर फादर को लेके। तो वहाँ पे इन सब चीज़ों की क्या अहमियत है? गिरीश जी, सबसे पहली चीज़ मैं बोलूँगा कि आज की डेट में ना एक एक्सेप्टेंस लेवल कम हो गया हुआ है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी सब चीज़ें हमारे लिए फॉर ग्रांटेड हो गई हुई हैं कि अगर मैं रिलेशन में आ गया हूँ, ये बॉयफ्रेंड और ये गर्लफ्रेंड ये मेरी संपत्ति हो गया हुआ है। राइट, जब मैं हस्बैंड वाइफ बन गया तो ये मेरी संपत्ति हो गई हुई है, तो जो मैं चाहूँगा वो वैसे ही करेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। जो हम एक्सेप्टेंस हमें करनी चाहिए, बिकॉज हम सब एक अलग इंडिविजुअल हैं। तो जब किसी कपल का हमारे पास एनालिसिस आते हैं, जहाँ कपल हमें अप्रोच करते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें कंसल्टेंसी चाहिए, तो हम सबसे पहले उनके खुद के ट्रेड्स बताते हैं कि भाई तू ऐसा है, बहन तू ऐसी है। तो आप पहले सबसे पहले आप अपने आप को समझो दोनों को, दिस इज व्हाट यू आर, दिस इज व्हाट यू आर। क्योंकि जब हम एज एन हस्बैंड वाइफ बोल लो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब रिलेशन में आते हैं, तो क्या है, बाहर का ऑरा देख के हम एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। द मोमेंट वो मैच्योर होता है, रिलेशन 1 साल 2 साल आते हैं, तो हर चीज़ जो उसकी बुरी चीज़ें हैं वो भी हमें दिखना शुरू होती हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम तो देखते ही नहीं हैं फिर। तो वो एक्सेप्टेंस लेवल की कमी होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले कंसल्टेशन में हम वो दिखाते हैं कि भाई ये बंदा ऐसा है क्योंकि इसका माइंडसेट ऐसे प्रोग्राम हुआ है। ये पर्सन दूसरा आपका बेटर हाफ ऐसा है क्योंकि इसका पीछे का प्रोग्रामिंग ऐसा है। तो अभी आप इनको एक्सेप्ट करो। अगर आप दोनों एक्सेप्ट करोगे तो ये चेंजेस हैं जो आप कर सकते हो अपने सिग्नेचर में, अपनी हैंडराइटिंग में, जिससे आप दोनों का रिलेशन और ज़्यादा हार्मोनी में आ जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, आज की डेट में ना बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देख के ना लोग, स्पेशली वुमेन्स, स्पेशली फीमेल्स की बात करूँगा, या तो वो अपना सरनेम ड्रॉप कर रही हैं, या तो वो अपना मेडन सरनेम आफ्टर द मैरिज वो चेंज नहीं करते। ओके। तो अगर फीमेल आफ्टर द मैरिज अपना सरनेम नहीं चेंज करते हैं तो वहां पे उनके मैरिजल जो रिलेशंस हैं वो खराब होते हैं। रीजन इसका ये है क्योंकि सरनेम आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। फीमेल मेल के घर पे आई है तो उसने अपने हस्बैंड का अगर सरनेम नहीं अपने साथ मेंशन करा, वहां पे उसने अपने माइंड में ये नहीं
एक्सेप्ट करा कि मैं उस फैमिली का हिस्सा बन गई हूँ। ओ तो जिसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। दूसरी चीज होती है, बहुत सारी फीमेल्स मेडन जो उनका फैमिली का पहले था, इन लॉज का, और जो उनका मिटरनल, दोनों सरनेम रख रहे हैं। वहां पे इट्स लाइक दे आर इनटू टू बोट्स पैरेलली, दो कश्तियों में सवार हैं, इसकी सुनूं या इसकी सुनूं। दोनों के बीच में बैलेंस बनाए होते हैं। इसीलिए पहले के जमाने में क्या होता था, फीमेल का नेम तक चेंज कर देते हैं लोग। बहुत सारे डोमेन्स में आजकल अभी भी ऐसा है कि जब वो लड़की शादी के बाद जाती है तो उनका नेम तक चेंज हो जाता है। क्यों? अच्छा। क्योंकि उनकी आइडेंटिटी वो चाहते हैं कि ये एक नई शुरुआत है उनके लिए, तो वो खुद को नए तरीके से एक्सेप्ट करें। तो इसीलिए ये इतना इम्पैक्टफुल होता है। जैसे आपने बताया सरनेम, इन लॉज का सरनेम ड्रॉप नहीं किया, हस्बैंड का सरनेम रखा नहीं, ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिससे और अच्छा रिलेट कर पाए हम? ऐश्वर्या राय बच्चन सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज की डेट में। तो उन्होंने राय और बच्चन दोनों को रखा हुआ है, तो वो क्लैरिटी नहीं है, तो एवरीथिंग इज देयर इन फ्रंट ऑफ मीडिया कि क्या हो रहा है अब। जो ऑडियंस हमें देख रही है यहाँ तक आई, आपको क्या लगता है कि उन्हें इमीडिएट बेसिस पे क्या चेंजेस करने चाहिए? जैसे हमने सिग्नेचर की बात की, सिग्नेचर चेंज करें या अपनी बिलीफ फैक्टर को चेंज करें, क्या चेंज करना चाहिए? देखो गिरीश जी, मैं सबसे पहले सभी ऑडियंस को ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना पैटर्न चेंज करो, लिखने की आदत डालो। क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना आपका सोच और आपका बिलीफ चेंज होगा। तो सबसे पहले आपको अपनी राइटिंग और फिर अपने सिग्नेचर पे, अगर आपको लगता है कि आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, देन यू कैन इन्वेस्ट ऑन योर सिग्नेचर, जिससे आपकी सोच और आपकी लाइफ चेंज हो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एक चीज़ है सर, आप बहुत सारे लोगों को कंसल्टेंसी देते हैं हर एज ग्रुप में। जैसे आपने बताया कि ह्यूमन साइकिल में सारे लोग हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम किड्स टू ओल्ड एज, सारे लोगों से आप कनेक्ट करते हैं। तो कोई अभी तक का ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है आपका जिसको आपको लगा होगा कि यार ये सब चीज़ें क्या कर रहा है वो, ऐसा कुछ? यस, देयर आर फ्यू केसेस जहां पे क्या होता है कि देखो, डेस्टिनी ऑब्वियसली पार्ट प्ले करती है, जो ऊपर की डिवाइन की पावर है वो रोल प्ले करती है। देयर आर पीपल जो सब कुछ करने के बावजूद भी ना वो चेंज नहीं होना चाहते। कंसल्टेशन ले लिया, द मोमेंट जब प्रैक्टिस की बात आती है ना, तो 3 दिन बाद 4 दिन बाद वो प्रैक्टिस उनकी ड्रॉप हो जाती है। क्यों? हमारे शादी आ गई जी, मेरा पेट दर्द हो रहा था, ये सब चीजें। जब तक वो एक्सक्यूजेस से आप ऊपर नहीं उठोगे, जब तक आप खुद को, जैसे हम प्रैक्टिस के रिचुअल्स होते हैं, क्योंकि डेली ये प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि इट्स लाइक एन अ जिम फॉर योर ब्रेन। जब तक आप डेली नहीं करोगे, आपका ब्रेन का मसल वो ट्रेन नहीं होने वाला। जब तक आप डेली अपने आप को आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट नहीं दोगे इन प्रैक्टिस को, तब तक वो चेंजेस नहीं होने चाहेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते और बाद में ब्लेम करते हैं कि सर हमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। द मोमेंट वी आस्क फॉर द प्रैक्टिस शीट कि हमारी प्रैक्टिस शीट दिखाओ, नहीं जी वो तो मैंने करी नहीं। तो कहने का मतलब, कईयों के पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट एक्शन की कमी है। जब तक एक्शन नहीं लेते तब तक कुछ भी नहीं आगे होता। तो सिंसियरली रिक्वेस्ट, जो भी आपने आगे आने वाले हैं, जिनको लगता है कि मेरे को एक्शन लेना है बट कमिटमेंट चाहिए आपकी तरफ से, तब हम 100% आपके साथ हैं। देयर इज अ वन रिसेंट एग्जांपल। एक लड़की है, शी इज लाइक 5.3 फीट के हैं एंड उनका वेट इज अराउंड 100+। सो शी इज, मतलब उनको सबसे बड़ा जो दिक्कत था ना, वो ये था कि मैं घर से बाहर निकलूंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उनके सबसे पहला, हमने अभी 3 महीने हो गए हैं वो मेरे साथ, अभी हमारी जर्नी चल रही है हमारी। तो पहले महीने हमने उनके सिग्नेचर्स पे वर्क करा सबसे पहले। तो उनका खुद का सेल्फ बिलीफ शुरू हुआ। तो उनके सिग्नेचर से तो मैंने ये भी बता दिया था कि आपके घर में इतना कुछ पड़ा हुआ है ना जो आप कभी यूज ही नहीं करते। एंड शी सेड के सर मेरे घर में 4 ब्रीफकेस ऐसे हैं जो मेरे रूम में ही है, मैं कभी यूज भी नहीं करती वहां पे। तो वहां पे उनके सिग्नेचर पहले चीज सिट करे, तो वो 1 महीने बाद वो मेरे लेवल पे आ गए कि जहां पे वो एक्सेप्टेंस लेवल पे आ गए, जहां पे दूसरी रेमेडीज मैं उनको दे सकता हूँ। नाउ पिछले हफ्ते उनका मैसेज आया, इट्स देयर इन माय व्हाट्सएप स्टेटस,
व्हाट्सएप में और मेरी इस पे आ जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे उनका टेस्टिमोनियल आ जाएगा कि सर अभी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। ग्रेट। आई एम वेरी मच ओके व्हाट आई एम वेयरिंग, हाउ आई एम लुकिंग, मेरे को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता अब। आई एम सो कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ। सो दिस इज द पावर ऑफ एक्शन प्लस योर सेल्फ बिलीव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर कोई ऑडियंस में से आपको सुन रहा हो अभी, तो एक सिंपल अगर हम बोले तो क्या प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले कौन सा स्टेप 1 स्टेप 2 क्या होता है? तो इसमें प्रोसेस ऐसा रहता है गिरी जी कि सबसे पहले उनको हम एक सैंपल फॉर्मेट बताते हैं कि जहाँ पे हमने एनालिसिस करना होता है। इट्स लाइक ना A4 साइज पेपर रहता है जिसके ऊपर में उन्होंने अपने बारे में लिखना होता है। इट्स नॉट कॉपी करके नहीं लिखना होता, अपने आप से सोच के लिखना होता है, बिकॉज तभी आपके वो पैटर्न सामने आएंगे। जब 1.5 पेज आपने लिख दिया उसके बाद 3 सिग्नेचर करने हैं जो आप रेगुलर करते हो, तो उसको हमें शेयर करना होता है हमारे उसके ऊपर व्हाट्सएप पे, जहाँ हमारा जो भी प्रोसेस रहता है उस पर शेयर करना होता है। उसके बाद हम एक जूम सेशन में बैठता हूँ मैं उनके साथ। तो वो जूम सेशन 1 घंटे का हो या 1.5 घंटे का हो, जब तक उनके क्वेश्चन आंसर नहीं होते तब तक वो सेशन चलता है हमारा। यूजली 1-1.5 घंटा चलता है। उसके बाद फिर फॉलोअप चीजें रहती हैं कि उनको डेली जो हमने रेमेडीज दी हैं, जैसे कुछ लेटर करेक्शन दिए हैं, वो उनको डेली प्रैक्टिस करने होते हैं और वो प्रैक्टिस हमें सबमिट करनी होती है। ओके। पहले 15 से 20 दिन हम प्रैक्टिस मंगवाते हैं, उसके बाद हमारी फिर फॉलोअप कॉल्स रहती हैं, या 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद ऐसे फॉलोअप कॉल्स रहती हैं फॉर द 3 मंथ्स। ओके। यस। ओके। तो बट वो प्रैक्टिस वो उनको 3 महीने 4 महीने कंटिन्यूस करनी पड़ती है वो, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस पैटर्न पे जाएगी। जो चीज आपने 30 साल या 40 साल आपके दिमाग में एक घर कर चुकी है, अगर आप उसको 3 महीने या 4 महीने भी नहीं दे सकते तो आई एम सॉरी। हम सबका यही होता है कि अगर मैंने ये चीज करी है तो मेरे को नेक्स्ट डे से रिजल्ट आए, ऐसा नहीं होता। 90 दिन कम से कम लगते हैं। दौड़ोगे भी तो वेट रिड्यूस होने में टाइम लगता है, जिम जाओगे मसल्स बनने में टाइम लगता है। राइट। सर एक छोटी सी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि नाउ वी आर एंड ऑफ द पॉडकास्ट सेशन। तो अगर इतना लंबा पॉडकास्ट हमारा लोगों ने किसी ने सुना हो, तो उनमें से कोई 15 लोग अगर आपको रीच करना चाहें, तो क्या आप पॉसिबल है कि उनके सिग्नेचर एनालिसिस कर दें इन बिहाफ ऑफ मी? ये दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। अगर मेरी ऑडियंस से कोई ऐसा हो तो आई कैन गिव योर व्हाट्सएप नंबर इन द डिस्क्रिप्शन। और मैं ये बोलूँगा कि हो सकता है बहुत सारे लोग रेस करें, लेकिन फॉर फर्स्ट 15 लोग, तो उसके लिए मैं एक कोड दे देता हूँ नीचे, और वो कोड आपको व्हाट्सएप में डाल के वो आपसे कंसल्टेशन ले लें या एनालिसिस करा लें, प्राइमरी एनालिसिस। हाँ, एक एनालिसिस पॉइंट पे तो हम बोल सकते हैं उनको, बट अगर कंसल्टेशन की बात रहे, क्योंकि कंसल्टेशन 1-1.5 घंटे का पूरा प्रोसेस होता है, एनालिसिस डेफिनेटली आई कैन गिव यू गिरीश जी, क्योंकि आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे मैं लोगों को अवेयर कर पा रहा हूँ कि ये कैसे काम कर रही है। तो डेफिनेटली इट्स माय ऑनर कि मैं आपकी ऑडियंस को कुछ हेल्प कर पाऊँ आपके बिहाफ पे। डेफिनेटली सर। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया और इतनी इजीली ना साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ों को बताया एग्जाम्पल के साथ। जैसे हमने कई चीज़ें हैं ना, ये अंधविश्वास है, ये सब है, लेकिन दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन जो चला आ रहा है, और आज इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी लोग चले आ रहे हैं, और वहीं से ये यहाँ ड्राइव होके आया। हर स्टेज के लोग इसको कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि लोअर, मिडिल और हायर क्लास सेलिब्रिटीज, इवन बिग ब्रांड्स आल्सो चेंजिंग देयर लोगोज एंड ऑल फॉर ग्रोथ, और वो दिखता है, प्रैक्टिकली दिख रहा है लोगों को। तो अपने आप में मुझे ऐसा लगा कि दिस इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट, और इसमें अगर हमने इतनी देर बात की, मुझे लगता है ये भी कम है और की जा सकती थी, क्योंकि जो डिस्कशन मुझे लगा कि ऑडियंस को जो समझ में आया वो फर्स्ट चीज है। मेरे खुद के भी डाउट्स क्लियर हुए हैं काफी। तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।